नमस्कार बच्चों, क्लास 7th सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकेंड सिविक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 6 संचार माध्यमों को समझना इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 हम पढ़ चुके थे। इसके माध्यम से हमने ये देखा कि जो मीडिया है, जिनको हमने दो भागों में बांटा है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो हमारे जीवन में किस तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा हमने ये भी सीखा है कि किस तरीके से संचार माध्यम हमारे लोकतंत्र में सहायक है, कि सरकार द्वारा तय की गई जितनी भी योजनाएं हैं, उनके द्वारा चलाई जाने वाली कोई भी परियोजनाएं हैं, इसके अलावा उन्होंने कोई भी कानून नियम नए बनाए हैं, तो वो जनता के पास में ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा पहुंचेगी? मीडिया के थ्रू पहुंचेगी। चाहे वो टेलीविज़न के माध्यम से हो, चाहे रेडियो के माध्यम से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इंटरनेट के थ्रू हो, कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को अपडेट कर दिया जाता है नेट पे। और अगर जनता को किसी भी विषय पे अपनी सूचना प्राप्त करनी है तो वो इंटरनेट के माध्यम से उस विषय को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा हमने देखा था कि संतुलित रिपोर्ट क्या होती है, कि संतुलित रिपोर्ट वह रिपोर्ट होती है जिसमें उस सूचना का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप दिखाया जाता है। और संतुलित रिपोर्ट तभी बनाई जा सकती है जब किसी प्रकार से किसी पक्ष का उस न्यूज़ वादक के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव ना हो, तभी एक संतुलित रिपोर्ट बनाई जाती है। अगर किसी तरह का प्रेशर हो तो, या अगर समाचार अगर नकारात्मक बताया गया है, उसका एक ही पक्ष दिखाया गया है, तो वो संतुलित रिपोर्ट नहीं माना जाएगा। इसके अलावा हमने एक सेंसरशिप शब्द समझा था। तो सेंसरशिप शब्द का अर्थ होता है कि जनता द्वारा या फिर किसी की अभिव्यक्ति को जनता तक न पहुंचने देना, उसे सेंसरशिप कहा जाता था। तो हमने चैप्टर को वहीं ख़त्म किया था और अभी जहाँ से हमने स्टॉप किया था उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने देखा था मसौदा तय करना विषय था हमारा, कि किस तरीके से मसौदा तय किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम बेटा देखेंगे कि जो टीवी है हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं, इस विषय पे हमें पढ़ना बाकी था। तो हम इसको देखते हैं पहले। बहुत से घरों में अधिकांश समय टीवी चलता ही रहता है। हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में हमारे बहुत से विचार, जो कुछ हम टीवी पे देखते हैं, उसी से बनते हैं। यह दुनिया को देखने वाली एक खिड़की की तरह है। समझ में आ गया? इसे हम ऐसा कह सकते हैं बेटा कि टीवी एक तरह की ऐसी खिड़की है जिसके थ्रू हम दुनिया को देख सकते हैं, जिसके बाहर झांक कर हम दुनिया को देख सकते हैं। आपके विचार में यह हमें कैसा प्रभावित करता है? टीवी में अनेक प्रकार के कार्यक्रम आते हैं। सास भी कभी बहू थी जैसे पारिवारिक धारावाहिक, खेल कार्यक्रम जैसे कौन बनेगा करोड़पति, वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम जैसे बिग बॉस, समाचार, खेल और कार्टून आदि। हर कार्यक्रम के पहले, बीच में और अंत में विज्ञापन होते हैं। क्योंकि टीवी का समय बहुत महंगा होता है, इसलिए केवल वे ही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो अधिकतम दर्शकों को आकर्षित कर सकते हैं। आपके विचार से ऐसे कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं? उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो टीवी में दिखाई जाती हैं या नहीं दिखाई जाती हैं। टीवी हमें अमीरों के जीवन के बारे में अधिक दिखाता है या गरीबों के जीवन के बारे में? हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि टीवी का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण, हमारे विश्वासों, हमारे रुख और मूल्यों को कैसे बनाता है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हमें संसार का अधूरा दृश्य ही दिखाता है। अपनी पसंद के कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि टीवी के पर्दे से हटकर भी एक उत्सुकता भरा बड़ा संसार है। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी ओर टीवी ध्यान नहीं देता है। फिल्म स्टारों, सुप्रसिद्ध व्यक्तियों और धनाढ्य जीवन शैलियों से परे भी ऐसा संसार है जहां हम सबको पहुंचना चाहिए और विभिन्न प्रकार की अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। हमें यह ऐसा सजग दर्शक बनना चाहिए जो कार्यक्रम का आनंद भी ले और देखे गए और सुने गए प्रसंगों पर प्रश्न भी उठाए।
समझ में आ गया बेटा। तो इस उदाहरण के माध्यम से ये बताया गया है कि टीवी है अच्छा, एक अच्छा है कि आप उसके द्वारा आप दुनिया के में घटित होने वाली सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। हम टीवी धारावाहिकों के माध्यम से भी हम अपना एंटरटेन कर सकते हैं, बट लगभग इसके अंदर या तो गरीबों के बारे में ज़्यादा बताया जाता है या ज़्यादा अमीरों के बारे में बताया जाता है, मध्यम वर्गीय है या इनसे भी हटके कुछ ऐसे विषय हैं जिनके बारे में टीवी अपना ध्यान आकर्षित नहीं करती हैं। तो इसके मतलब इसमें कहना चाहता है ये पुस्तक ये कहना चाहती हैं कि सिर्फ और सिर्फ टीवी के माध्यम से ही इसमें भरे नहीं रहना है कि बस जो टीवी में देख लिया इसका मतलब दुनिया में यही चल रहा है। दुनिया में टीवी के अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है, तो हमें उन सारे तथ्यों को भी खोजने की कोशिश करनी चाहिए। अब चलते हैं पाठ की तरफ। मसौदा तय किया जाना। किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इनमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसी के आधार पर वह तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने योग्य है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन यदि कोई सुप्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की रुचि इसे समाचारों में सम्मिलित करने की हो सकती है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्राय यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। अंडरलाइन करना है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा। मसौदा यानी कि सूची, एजेंडा यानी कि सूची कह सकते हैं, टॉपिक, विषय जो आप दिन भर के दिनचर्या के जो विषय होते हैं उन्हें आप एजेंडा कह सकते हो। या फिर आपको सही बताऊँ तो जैसे कि मान लीजिए कोई मीटिंग रखी जा रही है तो उस मीटिंग में किन किन विषयों पे चर्चा करना है, उन विषयों की एक तालिका बना दी जाती है, एक सूची बना दी जाती है, उसे एजेंडा कहा जाता है। कभी हाल ही में संचार माध्यमों में कोला पेयों में कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बड़े होने के कारण हमारा ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोला पेयों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और सुरक्षा मानदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत का पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की है जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट न आती तो हमारा ध्यान कभी भी केंद्रित न होता। समझ में आ गया बेटा। जैसे कि आप सभी को बताया कि जितने भी ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बाज़ार में अवेलेबल होती है, लगभग कोला वाली जो चीज़ें होती है, कोका कोला, पेप्सी वगैरह, इनमें ये ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है बेटा। इनको प्रिजर्व करने के लिए आपने देखा होगा ये बोतलें दुकानों पे कितने कितने दिनों तक पड़ी रहती हैं, फिर भी ख़राब नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनको प्रिजर्व करने के लिए कुछ ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं। यदि हम ज़्यादातर इन कोला का सेवन करें तो हमारे शरीर बीमारियों का घर कर जाएगा। तो ये हमें किस तरीके से पता चलेगा? हमें मीडिया के थ्रू ही पता चलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट न्यूज़ चैनलों पे, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट अखबारों में दिखाई गई कि कोला पीना सेहत के लिए हानिकारक है। तभी हमारा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ और हमने पीना छोड़ दिया। यानी कि कहीं कहीं पे तो संचार माध्यम बहुत ही अच्छा काम करता है, तो कहीं कहीं पे अच्छी बातों को छुपा दी जाती है और बेवक्त की बातें जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं। ठीक है, कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए। समझ में आ गया। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो चीज़ें हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है उन पे संचार माध्यम हमारा ध्यान केंद्रित नहीं करता है। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने का सुरक्षित पानी नहीं मिलता है। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय से बहुत कम ही चर्चा कराते हैं। समझ में आ गया बेटा। वो दिखाते ही नहीं हैं कि देश भर में पानी की कितनी कमी है।
आपने देखा होगा एक बेटा इंडिया जी न्यूज़ पे 9 बजे रात को डीएनए आता है, ठीक है, डेली न्यूज़ एनालिसिस डीएनए, जिसमें अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, ऐसी ऐसी बातें बताई जाती है जहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते वहाँ तक वो लोग खोज कर करके अपने को ऐसी चीज़ें बताई जाती है, जिसमें कोरोना के ऊपर भी बहुत अच्छे से डिटेल दी गई थी। तो आप देखिएगा, उसको देखना चाहिए आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है अपने लिए। तो ऐसी जो चीज़ें होती है बेटा जो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है उनसे हमें मीडिया अवगत कराता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वह पानी की कमी के बारे में बताएगा तो वहाँ कहीं ना कहीं सरकार का माइनस पॉइंट माना जाएगा, जनता सरकार के लिए हावी हो जाएगी। इस वजह से वो सरकार के दबाव के कारण इस तरह की नकारात्मक सूचनाएं हमारे तक नहीं पहुँचाती हैं। और ये हमारे पास रिपोर्ट नहीं बताती कि प्रति वर्ष गंदा पानी पीने से कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, कितने लोग हैजे से पीड़ित है, पीलिया, हैजा, हेपेटाइटिस, इस तरह के रोगों से मर रहे हैं, तो उनके बारे में रिपोर्ट हमें नहीं दिखाई जाती है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं, मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने का सुरक्षित पानी नहीं मिल पाता है। फिर भी संचार हमें इस विषय से कम चर्चा करते दिखाई देते हैं। एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों का नया रूपाकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ का स्थान पा लिया है, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया, पर किसी ने इस पर जरा सा भी ध्यान न दिया। समझ में आ गया? एक संवाददाता था, एक पत्रकार था, जिसने बताया कि जो फैशन डिज़ाइनर होते हैं, जो अपने तरीके से नए नए कपड़ों का निर्माण करते हैं, नई नई डिज़ाइंस बनाते हैं, फिर उन डिज़ाइंस के कपड़ों को किसी कलाकारों को पहनाकर उसका एक फ़ैशन वीक चलाया जाता है, फैशन शो चलाया जाता है, जिसमें वो ड्रेस पहन के आते हैं और उनका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, ताकि धनवान लोग, पैसे वाले लोग उन ड्रेसों को देखें और उन ड्रेसों को पहनने की इच्छा रखते हुए उन ड्रेसों को खरीदें, जैसे कि आपको इस फैशन वीक के अंतर्गत नज़र आ रहा है। संचार माध्यमों ने फैशन शो को बहुत लोकप्रिय बना दिया। दिख रहा है जिस तरीके से इनकी फैशनदार कपड़े पहने गए हैं, तो ये लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि इस तरह का फैशन अभी ट्रेंड में चल रहा है, आप लोग भी इसको खरीदिए। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी चीज़ें तो समाचार पत्रों का मुख्य पृष्ठ बन जाती है, लेकिन जहां मुंबई की झोपड़पट्टियां को गिरा दिया गया, ऐसा पृष्ठ, ऐसी समाचार नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ मुंबई सरकार ने कहीं ना कहीं अपना दबाव बना रखा है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे। स्थानीय संचार माध्यम जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आपको दिख रही होगी एक ग्रामीण महिला है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रही है, जिस न्यूज़पेपर का नाम है खबर लहरिया। दिख रहा होगा खबर लहरिया। ये खबर लहरिया क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। स्थानीय संचार माध्यम, यह जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों या उनके जीवन से है, इसलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए। कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज या उर्वरक का प्रयोग के बारे में परामर्श देते हैं। कुछ अन्य लोग काफ़ी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाजों में वास्तविक जीवन की स्थितियों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं और कभी कभी तो इन गरीब लोगों को भी फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण भी देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये मतलब कि जो खबरें मुख्य पृष्ठ पे नहीं आ पाती है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के मुख्य पृष्ठ पे नहीं आ पाती है, ये उन खबरों की बात है जिन्हें स्थानीय लोग छोटे मोटे कैमरे से एक डॉक्यूमेंट्री पेश करके बनाते हैं। अब एक और उदाहरण देख लीजिए बेटा। ये दूसरा उदाहरण खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्र का है, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं, जो दलित महिलाएं यानी कि SC ST जो महिलाएं होती हैं, जिन्हें दलित समझा जाता है, जिन्हें हर चीज़ में भेदभाव दिया जाता है, उन 8 महिलाओं ने मिलकर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जगह पे इन्होंने एक ये न्यूज़पेपर बनाया है, जिस न्यूज़पेपर का नाम क्या है, खबर लहरिया। ये खबर लहरिया न्यूज़पेपर है बेटा। ये हर 15 दिन में निकाला जाता है। ये स्थानीय जो बुंदेली भाषा है उसका बना हुआ होता है, जिसमें टोटल 8 पृष्ठ का ये समाचार पत्र होता है, जिसमें दलितों के विषय
दलितों से विषय, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार की रिपोर्टें इसमें प्रस्तुत की जाती है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़पेपर है बेटा, जो और ये अच्छी बात है कि उन्होंने अपने लिए एक न्यूज़पेपर निकाला। ये क्वेश्चन भी बनता है कि खबर लहरिया नामक समाचार पत्र क्या है, ये किससे संबंधित है, आप बताइए। तो आपको इस टॉपिक पे बताना है कि ये एक उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा निकाला गया एक स्थानीय समाचार पत्र है, जो हर 15 दिन में निकलता है। ये बुंदेली भाषा में लिखा हुआ होता है, ये 8 पृष्ठों का होता है और इस पर स्त्रियों के प्रति हिंसा, इसके अलावा दलितों के जो विषय होते हैं, दलितों से संबंधित जो विषय होते हैं, वो राजनीतिक भ्रष्टाचार आदि की रिपोर्टें दिखाई जाती है। इस समाचार पत्र को पढ़ने वाले लोग कौन कौन हो सकते हैं? इस समाचार पत्र को पढ़ने वाले लोग किसान हो सकते हैं, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक और वे महिलाएं जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना लिखना शुरू किया है, वे लोग ज़्यादातर इस अखबार को पढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यमों को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है, इसे सेंसरशिप कहा जाता है। समझ में आ गया? यदि वास्तविक सूचना या वास्तविक खबर जनता तक पहुंचने से रुक जाए तो उसे सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल संचार माध्यमों और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने का प्राय संतुलित रिपोर्ट को प्रकाश में न कराया जाता है। समझ में आ गया बेटा? सरकार द्वारा पैसे देकर हमारे तक एकदम सच्ची खबर नहीं पहुंचाई जाती है, संतुलित रिपोर्ट हमारे तक नहीं पहुंचती है, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि संचार माध्यम एक व्यापार का केंद्र बन चुका है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्राय पूर्ण नहीं होती हैं और एक पक्षीय हो सकती हैं। अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है, यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों, इन सभी के बारे में बताया गया है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है बेटा। अगर किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी कर सकते हैं। इसके प्रश्नोत्तर जो है वो आपको मैं नोट्स के थ्रू भेज दूंगी और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता